नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के वर्धन साम्राज्य पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो वर्धन साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ, तो हम इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे। कहते हैं, यद्यपि गुप्तकाल प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल था, किंतु इस स्वर्णकाल का आलोक भी दीर्घकाल तक विद्यमान नहीं रह सका। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का जो गौरव था वो धीरे धीरे अस्त होने लग गया था। अब भारतीय राजनीति में हर्षवर्धन के रूप में एक नए युग का उदय हुआ। हर्षवर्धन ने अपनी योग्यता, साहस और पराक्रम के बल पर देश में पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया और एक सीमा तक उसमें वह सफल भी हुआ। हर्षवर्धन थानेश्वर यानी कि दिल्ली के निकट श्रीकंठ जनपद के पुष्यभूति वंश का छठा शासक था। इस वंश के ऐतिहासिक शासकों के नाम के अंत में वर्धन शब्द जुड़ा है, जैसे कि नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अतः इस वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि पुष्यभूति या वर्धन वंश का एक परिचय देना चाहें तो बाण के अनुसार वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, जो शैव मतावलंबी था। उसने पूर्वी पंजाब में थानेश्वर में अपना राज्य स्थापित किया था। डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि वह गुप्तों के अधीन कोई सामंत था और गुप्त साम्राज्य की शक्ति जो है क्षीण होने पर उसने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली थी। पुष्यभूति के उत्तराधिकारियों के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यही नहीं, हर्ष के अभिलेखों में भी पुष्यभूमि जो है या पुष्यभूति कहीं लिखा हुआ है तो उसका उल्लेख नहीं मिलता है। हर्ष के बांसखेड़ा ताम्रपत्र, सोनपत की ताम्र मुद्रा, नालंदा मुहर और मधुबन अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्ष के पूर्व उसके वंश के 5 शासकों नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन और राज्यवर्धन ने राज्य किया था। वर्धन वंश के शासकों की जाति के बारे में भी मतभेद है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में पुष्यभूति वंश को वैश्य वर्ण का बताया गया है। हेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में कन्नौज के शासक शिलादित्य यानी कि हर्षवर्धन को फीशे वैश्य जाति का बताया है। कर्णिघम ने भी इन्हें वैश्य जाति का माना है। वर्धन वंश के आदि पुरुष या संस्थापक पुष्यभूति की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अतः नरवर्धन ही वर्धन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक सिद्ध होता है। नरवर्धन संभवतः 5वीं शताब्दी के अंत और 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक चरण में हुआ था। उसके बाद राज्यवर्धन हुआ। राज्यवर्धन के पुत्र आदित्यवर्धन का विवाह परवर्ती गुप्त शासक महासेन गुप्त की बहन महासेन देवी गुप्त के साथ हुआ था। आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकरवर्धन थानेश्वर गद्दी पर बैठा था। प्रभाकरवर्धन के पूर्व के राजाओं के साथ महाराज की उपाधि का उल्लेख हमें मिलता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसके अधीन या सामंत शासक थे। किंतु प्रभाकरवर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि थानेश्वर के वर्धन शासक प्रारंभ में किसी सार्वभौम सत्ता के अधीन थे, किंतु कालांतर में प्रभाकर वर्धन के समय में उन्होंने गुप्तों की निर्बलता का लाभ उठाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली शासक था। मधुबन अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रभाकर वर्धन की कीर्ति चारों समुद्रों तक फैली हुई थी। बाण भट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि प्रभाकर वर्धन हूण रूपी हिरण के लिए सिंह, सिंधु राज के लिए ज्वर, गांधार राज रूपी मदगंधी हाथी के लिए महामारी, गुर्जर देश की निद्रा भंग करने वाला, लाटों की पटुता का अपहरण करने वाला और मालव देश रूपी लता के लिए परशु के समान था। इस वर्णन के आधार पर वैद आदि विद्वानों का मत है कि ये प्रदेश प्रभाकर वर्धन के अधीन थे, किंतु इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राज्य तो कभी हर्षवर्धन के साम्राज्य में भी सम्मिलित नहीं रहे। परंतु बाण का यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। संभवतः प्रभाकर वर्धन ने हूण, सैंधव, गुर्जर, गांधार, लाट यानी कि दक्षिणी गुजरात आदि राज्यों से युद्ध किया था, किंतु उसका राज्य थानेश्वर और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित था। किंतु फिर भी यह स्पष्ट है कि प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली शासक था, जो अपनी प्रतापशील उपाधि को सार्थक करता था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक था राज्यवर्धन और दूसरा था
हर्षवर्धन और उसकी एक पुत्री थी राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन ने समकालीन राजनीति में अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी नरेश गृहवर्मन के साथ किया था। इस विवाह के कालांतर में थानेश्वर की राजनीति को काफी प्रभावित किया था। प्रभाकर वर्धन के जीवन काल के अंतिम दिनों में हुणों ने थानेश्वर राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण किया और जिसका कहते हैं सामना करने के लिए उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन को भेजा था। जिस समय राज्यवर्धन हुणों के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था, उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। अतः राज्यवर्धन शीघ्र राजधानी लौट आया और थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर के शत्रुओं की महत्वाकांक्षाएं जागृत हो उठी थी। गद्दी पर बैठते ही प्रभाकर वर्धन को यह दुखद समाचार मिला कि मालवा के राजा ने गृहवर्मन यानी कि राजश्री के पति की हत्या कर दी और राजश्री को कन्नौज के कारागार में डाल दिया है। यह मालव राजा कौन था, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु राय चौधरी आदि विद्वानों का मत है कि यह मालव नरेश महासेन गुप्त का पुत्र देवगुप्त था। अपने बहनोई की हत्या का समाचार सुनकर राज्यवर्धन उत्तेजित हो उठा और राजधानी की रक्षा का भार अपने अनुज हर्षवर्धन को सौंपकर 10,000 अश्वारोहियों की सेना और अपने ममेरे भाई भांडी के साथ शत्रुओं से बदला लेने के लिए पूर्व की ओर उसने प्रस्थान किया। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राज्यवर्धन ने मालवराज देवगुप्त को तो सरलता से परास्त कर दिया था, किंतु मालवराज के जो मित्र हैं गौड़ शासक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यह गौड़ नरेश शशांक था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार किया, किंतु जब वह गौड़राज शशांक की ओर बढ़ा तो उसके जाल में वह फंस गया। शशांक ने अपनी पुत्री के विवाह और मैत्री संबंध स्थापित करने का आश्वासन देकर राज्यवर्धन को अपने शिविर में आमंत्रित किया था। शशांक के झूठे सम्मान और शिष्टाचार के भ्रम में आकर राज्यवर्धन वहां गया, किंतु शिविर में राज्यवर्धन को निशस्त्र और एकाकी पाकर शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। इस प्रकार शशांक ने अपने मित्र देवगुप्त की पराजय का प्रतिशोध लेकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यही नहीं, उसके जो राज्यवर्धन के ममेरे भाई भांडी है, उसके नेतृत्व में आई हुई सेना का ध्यान बटाने के लिए राजश्री को कन्नौज के कारागार से मुक्त कर दिया। राजश्री जो है वो कारागार से निकलकर कहते हैं विंध्याचल पर्वत की ओर चली थी। अब हम देखते हैं हर्षवर्धन का समय है 606 से 647 ईस्वी। तो राज्यवर्धन की दुखद और असामयिक मृत्यु के बाद उसका छोटा हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। पुष्यभूति या वर्धन वंश के अन्य शासकों की अपेक्षा हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी देने वाली प्रचुर साहित्यिक और पुरातात्विक सामग्री हमें उपलब्ध होती है। साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत बाण का हर्षचरित, चीनी यात्री हेनसांग का यात्रा वृतांत CU की प्रमुख है। साथ ही हर्ष की रचनाएं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का भी उसके बारे में पर्याप्त जानकारी देती है। पुरातात्विक सामग्री में बांसखेड़ा ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र, सोनीपत्र ताम्र मुद्रा, नालंदा ताम्र मुद्रा, प्रस्तर मूर्तियां और पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल मेगुटी का लेख, ये सब प्रमुख हैं। हर्ष की अब प्रारंभिक घटनाएं देखते हैं कि सिंहासनारोहण के समय हर्षवर्धन के समय समक्ष जो है अनेक विकट समस्याएं उपस्थित हो गई थी। उसका अग्रज राज्यवर्धन गौड़ नरेश शशांक के हाथों असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसकी बहन जो है राज्यश्री, वो कहते हैं कारागार से मुक्त होकर कहाँ चली गई थी यह ज्ञात नहीं था। राज्यवर्धन की हत्या के बाद शशांक ने कन्नौज पर अधिकार किया था और थानेश्वर पर आक्रमण करने की सोच रहा था। राज्यश्री के भी कोई पुत्र न होने के कारण गृहवर्मन की हत्या के बाद कन्नौज का सिंहासन भी खाली था। वहां उत्तराधिकार का प्रश्न लंबित था। ऐसी दशा में हर्ष को अपने अग्रज की हत्या का प्रतिशोध लेना था, बहन की खोज करनी, कन्नौज को गौड़ नरेश से मुक्त कराना था और वहां के उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझाना था। राज्य के विद्रोहियों का दमन करना था और कहते हैं यद्यपि ये समस्याएं विकट थी और इसका निराकरण सरल नहीं था, किंतु हर्ष ने अपनी योग्यता, साहस, सूझबूझ, सैनिक प्रतिभा के बल पर सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया था। अब देखते हैं थानेश्वर और कन्नौज का संयुक्त होना किस तरह से ये
स्वीकार हुआ। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम कन्नौज के उत्तराधिकारी समस्या का निवारण किया। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कन्नौज के मंत्रियों ने हर्ष से कन्नौज का सिंहासन ग्रहण करने का आग्रह किया था, किंतु हर्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अंत में हर्ष ने कुछ शर्तों के साथ कन्नौज राज्य का संरक्षक शासक बनना स्वीकार किया। चीनी ग्रंथ फेंग की ही से ज्ञात होता है कि हर्ष अपनी बहन राज्यश्री के नाम से उसके प्रतिनिधि के रूप में कन्नौज का शासन चलाता था। थानेश्वर और कन्नौज के सम्मिलन से जो मिल गया है, थानेश्वर और कन्नौज, उसके मिलने से कहते हैं हर्ष उत्तरी भारत की प्रमुख राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन गया था और कालांतर में हर्ष ने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लिया था। हर्ष की दिग्विजय की तरफ हम देखें तो हम कह सकते हैं कि उसने राज्यारोहण के बाद यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आर्य यानी कि पिता के चरण रज का स्पर्श करते हुए शपथ खाता हूं कि यदि मैं कुछ ही दिनों के अंदर पृथ्वी को गौड़ों से रहित न कर दूं और समस्त विरोधी राजाओं के पांवों की जंजीरों से पृथ्वी को प्रतिध्वनित न कर दूं, तो मैं अपने पापी शरीर को पतंगे की भांति जलती हुई अग्नि में झोंक दूंगा। साथ ही दिग्विजय की उद्घोषणा करते हुए उसने घोषणा उद्याच तक, सुमेल तक, अस्तगिरी, गंधमादन तक सभी राजाओं को कर देने अथवा शस्त्र ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कहा था। डॉक्टर वी स्मिथ कहते हैं संपूर्ण भारत को एक छत्र में नीचे लाने के उद्देश्य से उसने सारी शक्ति और योग्यता को एक सुव्यवस्थित विजय योजना के कार्यान्वित करने में लगा दिया था। अब इसके अगर सैनिक अभियानों की ओर हम देखें तो सबसे पहले उसने राज्यश्री की खोज की और शशांक के विरुद्ध अभियान किया। हर्ष का पहला काम था अपनी बहन को ढूंढना और कन्नौज को जो है शशांक की अधीनता से मुक्त कराना। गृहवर्मन की हत्या के जघन्य अपराध को वह दंड देना था उसका। बंगाल या गौड़ का राजा शशांक हर्ष का प्रथम और प्रबल शत्रु था। उसने गद्दी पर बैठते ही प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वी को गौड़ों से रहित न कर दूं, तो ये कि जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है, तो इसलिए हर्ष ने एक विशाल सेना लेकर शशांक का दमन करने के लिए रवाना हुआ। प्रथम दिन की 16 मील की यात्रा के बाद असम के राजा भास्कर वर्मा का हंसबेग नामक दूत हर्ष के शिविर में यह समाचार लेकर पहुंचा कि भास्कर वर्मा उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता है। हर्ष ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। वास्तव में हर्ष और भास्कर वर्मा की मित्रता दोनों ही शासकों के लिए राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भास्कर वर्मा और हर्ष दोनों ही गौड़ नरेश शशांक से शत्रुता रखते थे। भास्कर वर्मा की मैत्री प्राप्त करने के बाद कहते हैं हर्ष आगे बढ़ा और मार्ग में उसे सेनापति भांडी यानी कि हर्ष का मेरा भाई मिला, जो मालव राज को परास्त करने के बाद वापस सेना सहित थानेश्वर लौट रहा था। भांडी ने हर्ष को सूचित किया कि राजश्री कारावास से मुक्त होकर विंध्याचल की ओर चली गई है। यह सुनकर हर्ष जो है वो गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण करने का दायित्व भांडी को सौंपकर स्वयं अपनी बहन की खोज में विंध्याचल की ओर चल पड़ा था। अथक प्रयत्नों के बाद हर्ष ने ठीक उसी समय राज्यश्री को ढूंढा जब वह अपने जीवन से व्यथित होकर अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी। हर्ष और बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र के समझाने पर उसने जीवित रहना स्वीकार किया। तदंतर हर्ष राजश्री को लेकर गंगा के समीप अपने शिविर में लौट आया था। हर्ष द्वारा भांडी को शशांक के विरुद्ध भेजने के बाद क्या हुआ, इस संबंध में हर्ष चरित्र जो है वो मौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष की सेना के आगमन का समाचार मिलने पर शशांक ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसका सामने करने की अपेक्षा कन्नौज छोड़कर गौड़ लौट जाना ही उचित समझा, क्योंकि हर्ष भास्कर वर्मा मैत्री से उसके पैतृक राज्य पर भी खतरा मंडराने लग गया था। आचार्य मंजूश्री मूल कल्प से ज्ञात होता है कि हर्ष पूर्व की ओर बढ़ा और पुंड्रवर्धन तक जा पहुंचा था। दुष्ट कर्मा सोम को परास्त करके अपने राज्य में ही बंद पड़े रहने को विवश कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अभियान में भांडी ने बिना किसी प्रतिरोध के कन्नौज पर अधिकार किया और शशांक को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। हर्ष उसके किसी भी प्रदेश पर अधिकार नहीं कर सका। 619 ईस्वी के गंजाम अभिलेख से ज्ञात होता है कि शशांक उस समय तक सम्राट के रूप में शासन कर रहा था और बंगाल, दक्षिणी बिहार और उड़ीसा पर उसका आधिपत्य था। संभवतः कालांतर में शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष ने उसके राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित
कर लिया। हर्षचरित और उत्कीर्ण लेखों के अनुसार गौड़, उत्कल, उड़ीसा, मिथिला, सिंध, नेपाल, सौराष्ट्र आदि ये जितने भी प्रदेश हैं वो हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत बताए गए हैं। कामरूप यानी कि असम, अनेक विद्वानों का मत है कि कामरूप का प्रदेश भी हर्ष के प्रभाव क्षेत्र में था। भास्कर वर्मा ने शशांक से आतंकित होकर हर्ष के साथ मैत्री के लिए हाथ बढ़ाया था। इन दोनों की यह मैत्री स्थायी मैत्री के रूप में सदा बनी रही। भास्कर वर्मा कन्नौज की धार्मिक सभा में भी उपस्थित हुआ था और प्रयाग के दानोत्सव में भी भाग लेने आया करता था। वल्लभी विजय, भड़ोच के गुर्जर शासक दत्त के नौसारी दान पत्र में लिखा है कि श्री हर्षदेव द्वारा पराजित वल्लभी नरेश को शरण देने के कारण श्री दत्त को जो यश प्राप्त हुआ उसका विधान उसके ऊपर सदा झूलता रहता है। इस दान पत्र से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया और उसे गुर्जर नरेश दत्त के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। डॉक्टर बी.ए. स्मिथ लिखते हैं कि हर्ष ने वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त करके उसे अपने अधीनस्थ सामंत बना लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया, परंतु बाद में दोनों में संधि हो गई और हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन के साथ कर दिया था। इससे दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। इस विवाह संबंध का कहते हैं अत्यधिक राजनीतिक महत्व भी था, क्योंकि वल्लभी राज्य उत्तर में हर्ष के साम्राज्य और दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के राज्य के मध्य में स्थित था। इस मैत्री से वल्लभी पुलकेशिन जो है और हर्ष के राज्य के बीच मध्यस्थ राज्य बन गया और उसकी जो पश्चिमी सीमा है वो सुरक्षित हो गई थी। पंच भारत की विजय, चीनी यात्री हिनसांग ने लिखा है कि हर्ष पूर्व की ओर बढ़ा, उसने अन्य राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसका आधिपत्य मानने से इनकार कर दिया था। निरंतर वह युद्ध करता रहा और 6 वर्ष की अवधि में उसने 5 गौड़ों यानी कि पंच भारत को अपने अधीन कर लिया था। अब ये पंच भारत में कौन कौन से हैं? कश्मीर है, पंजाब है, गौड़ यानी कि दिल्ली के आसपास का प्रदेश, कान्याकुब्ज, मिथिला और उत्कल के प्रदेश सम्मिलित थे। इनमें 6 वर्ष की अवधि तो गलत है, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि हर्ष अधिकांश उत्तर भारत का अधिपति बन चुका था। पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष, उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद हर्ष ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। उस समय महाराष्ट्र कर्नाटक पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय राज्य कर रहा था। वस्तुतः यह युद्ध दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। पुलकेशिन स्वयं को दक्षिणापथ का स्वामी समझता था। हर्ष की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं और उसकी अनवरत विजयों से पुलकेशिन का चिंतित होना स्वाभाविक था। साथ ही पुलकेशिन स्वयं मालवा को हस्तगत करने का आकांक्षी था। उसकी यह आकांक्षा हर्ष की पराजय के बिना पूर्ण होना असंभव था। दूसरी ओर हर्ष उत्तर भारत में मिली अनवरत सफलताओं से प्रेरित होकर पुलकेशिन को भी परास्त करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक था। हिनसांग लिखता है कि हर्ष ने पंच भारत की सेनाएं एकत्रित की और सभी प्रदेशों से श्रेष्ठ सेनापतियों को आमंत्रित किया और स्वयं सेनाध्यक्ष बनकर पुलकेशिन को परास्त करने के लिए गया था, परंतु वह उसे परास्त नहीं कर सका। हिनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्ष पुलकेशिन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ लिखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के दर्रों को इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित रखा था कि हर्ष को अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा था और नर्मदा नदी को अपनी सीमा स्वीकार करना पड़ा था। यह युद्ध कब हुआ, इस पर विद्वान जो है एकमत नहीं है। प्राय 630 और 634 ईस्वी के बीच यह युद्ध माना जाता है। सिंध, कुछ विद्वानों का मत है कि हर्ष ने सिंध पर भी विजय प्राप्त की थी। हर्षचरित में लिखा है कि हर्ष ने सिंधु राज को मत कर उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हर्ष ने सिंध पर आक्रमण करके न केवल अपने शत्रु को परास्त किया, वरन वह उससे कर भी वसूल करता था, परंतु यह कथन संदिग्ध है, क्योंकि चीनी यात्री हिनसांग के विवरण से हमें पता लगता है कि उसकी यात्रा के समय सिंध एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि सिंधु राज जो है प्रभाकर वर्धन का शत्रु था, अतः हर्ष का उससे युद्ध अवश्य हुआ होगा, किंतु हर्ष को सिंध के विरुद्ध विशेष सफलता नहीं मिली होगी। अतः ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि हर्ष ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। नेपाल और कश्मीर,
हर्षचरित के अनुसार हर्ष ने एक हिमाच्छिद प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। यह प्रदेश कौन सा था, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। व्यूलर जैसे विद्वानों का मत है कि यह प्रदेश नेपाल था और नेपाल हर्ष के राज्य में शामिल था। उनके इस मत से ये है वो इस तथ्य पर आधारित है कि हर्ष का सम्मत नेपाल में भी प्रचलित था, किंतु डॉक्टर सिल्वा लेवी इस विचार का खंडन करते हुए लिखते हैं कि उस समय नेपाल तिब्बत के अधीन राज्य था, न कि हर्ष के। अतः इस विषय में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था या नहीं। जहां तक कश्मीर का संबंध है, इस विषय में हिंसा के विवरण के आधार पर कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि कश्मीर भी हर्ष के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत था। डॉक्टर R.K. मुखर्जी का मत है कि हर्ष ने भगवान बुद्ध के दांत को प्राप्त करने के लिए कश्मीर की यात्रा की थी और कश्मीर नरेश ने हर्ष की सैनिक शक्ति से भयभीत होकर वह दांत हर्ष को भेंट कर दिया था। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भारत की विजय। हेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि 637-38 ईस्वी के लगभग उसने मगध की यात्रा की थी और इसी समय उसे ज्ञात हुआ था कि शशांक ने गया के बोधि वृक्ष को काट दिया है और शीघ्र बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। एक अन्य चीनी यात्री मतवा ना लिन के अनुसार हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः इन चीनी लेखकों के विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हर्ष ने शशांक की मृत्यु के बाद 637 से 41 ईस्वी के बीच किसी समय मगध पर विजय प्राप्त की होगी। उसके बाद उसने इसके पश्चात ही 641 से और 643 ईस्वी के मध्य उसने उड़ीसा, बंगाल, कांगोद पर भी विजय प्राप्त की होगी। हेनसांग की जीवनी से हमें ज्ञात होता है कि 643 में जब चीनी यात्री कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के निमंत्रण पर वह वहां गया, तो उस समय हर्ष कांगोद और उड़ीसा को जीतकर बंगाल की सीमा के निकट गंगा नदी के तट पर राजमहल के निकट कंजगल नामक स्थान पर विश्राम कर रहा था। इसी जीवनी में एक स्थान पर यह भी बताया गया है कि हर्ष ने जयसन नामक एक बौद्ध विद्वान को उड़ीसा के 80 नगरों की आमदनी दान में दी थी। इससे भी उसकी उड़ीसा पर हर्ष की विजय का प्रमाण मिलता है। भागीरथी के पूर्व और पद्मा नदी के उत्तर में स्थित बंगाल के भूभाग पर हर्ष का कभी अधिकार हो सका था या नहीं, यह विवादास्पद है, किंतु इसका प्रमाण मिलता है कि हर्ष का सहायक कामरूप नरेश भास्कर वर्मा उक्त भूभाग पर कुछ समय तक राज्य कर चुका था। डॉक्टर मजूमदार ने यह विचार प्रकट किया है कि यह बहुत संभव है कि हर्ष की पूर्व विजयों में भास्कर वर्मा ने पर्याप्त सहायता प्रदान की थी और इसके फलस्वरूप उसे बंगाल का उक्त भाग हर्ष द्वारा ही दिया गया था। हर्ष के साम्राज्य का विस्तार के बारे में हम जानना चाहें तो डॉक्टर K.M. पणिकर लिखते हैं कि हर्ष ने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था और नेपाल का राज्य भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। डॉक्टर V.A. स्मिथ लिखते हैं कि हर्ष के शासनकाल के पिछले वर्षों में मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय से लेकर नर्मदा तक, जिसमें नेपाल भी सम्मिलित था, गंगा की संपूर्ण तलहटी पर हर्ष का प्रभुत्व निर्विवाद रूप से स्थापित था। डॉक्टर R.K. मुखर्जी लिखते हैं कि कुछ प्रदेश तो ऐसे थे जिन पर कान्य कुब्जाधिपति महाराज हर्ष प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे और कुछ प्रदेश ऐसे भी जो उनके प्रभाव में थे और उनकी प्रभुता स्वीकार करते थे। प्रत्यक्ष रूप से शासन का क्षेत्र संकुचित था, परंतु प्रभाव क्षेत्रांतर्गत कामरूप, नेपाल, कश्मीर और वल्लभी उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि हर्ष के विशाल साम्राज्य का विस्तार राजस्थान, वर्तमान उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक था। दिग्विजय के समय हर्ष की शक्ति और प्रभाव से समीप के अनेक राजाओं ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। साम्राज्य में पैतृक राज्य, भोग राज्य, अधीन मित्र सभी सम्मिलित थे। मोटे तौर पर हर्ष के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा, महेंद्र पर्वत यानी कि उड़ीसा तक और पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में असम तक था। उसके साम्राज्य में थानेश्वर और कान्याकुब्ज भी थे जो उसके गृह राज्य थे। इस प्रकार सारा आर्यव्रत जो था वो उसके अधीन था।